हेलो एवरीवन, द हटबुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डी फार्मा का 2022 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रोगों तथा उनके कारणों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है। तो आलू का लेट ब्लाइट रोग, अल्टरनेरिया सोलेनाई, यही मेल नहीं खाता है। ये तीनों सही हैं। भारत में निम्न में से किस में सर्वाधिक आनुवंशिकता विविधता पाई जाती है। इसका सही आंसर है आम। भारत में आम की सैकड़ों देशी और संकर किस्में पाई जाती हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगने के कारण इसमें आनुवंशिक विविधता अत्यधिक विकसित होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। पोदीना में वृद्धि प्रजनन होता है। तो पोदीना में वृद्धि प्रजनन अंतः भूस्तरीय अर्थात शकर द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोगैम है। तो इसका सही होगा इक्विसीटम। इक्विसीटम एक टेरिडोफाइट है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, इसीलिए इसे संवहनी क्रिप्टोगैम अर्थात वास्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अम्ल कैरोटीनॉइड्स का व्युत्पन्न है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संक्रमण से सुरक्षा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल कैरोटीनॉइड से बनने वाला पादप हार्मोन है। यह बीज, सुप्तावस्था, पत्ती झड़ने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों की सुरक्षा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स सहायक होती हैं। तो बाष्पोत्सर्जन में होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। इससे बाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय की प्रक्रिया संतुलित रूप से संचालित होती है। अगला प्रश्न हमारा, संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल में ह्रास का एक मुख्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा जलोदभिदों द्वारा। तो जलोदभिद जल में रहने वाले पौधे हैं। जल से सहारा मिलने के कारण इनमें संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल अत्यंत कम विकसित रहते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या है, डी सही है। निम्न में से किसकी पत्तियों में पेलिसेड मृदुतक अनुपस्थित होता है। तो पेलिसेड मृदुतक अनुपस्थित होता है, यानी इसका आंसर होगा प्याज। प्याज एक बीजपत्री पौधा है जिसमें पत्तियों में पेलिसेड तथा स्पंजी मृदुतक का स्पष्ट विभेदन नहीं होता, इसलिए पेलिसेड मृदुतक अनुपस्थित माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित ऑक्सिन है। निम्न में से कौन एक संश्लेषित ऑक्सिन है। तो सही आंसर होगा NaA अर्थात नेफ्थेलीन एसिटिक अम्ल कृत्रिम रूप से निर्मित ऑक्सिन है। इसका उपयोग जड़ों की वृद्धि तथा फल विकास को प्रोत्साहित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। यह कुछ पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी में बदलता है। अगला प्रश्न है, अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण है। अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण है। तो इसका भी सही आंसर होगा सी, नींबू। यानी नींबू के अंडाशय में बीजांड केंद्रीय अक्ष पर जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की बीजांड व्यवस्था को अक्षीय बीजांडन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज आवश्यक होता है न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण हेतु पादप कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपने। इसका सी सही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फसली पादपों में बाह्य DNA के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। तो सही ऑप्शन है इसका सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्राकृतिक जीन वाहक जीवाणु है। जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग पादप कोशिकाओं में बाह्य DNA स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल क्रमक में पादपों का सही क्रम क्या है। तो जल क्रमक में सबसे पहले सूक्ष्म जलीय जीव विकसित होते हैं,
बाद में तैरने वाले होते हैं, फिर दलदली और फिर स्थलीय पौधे विकसित होकर क्लाइमैक्स समुदाय का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। बॉल बॉक्स होते हैं, फिर हाइड्रला होते हैं, पिस्टिया, सर्पस, लेंटेना, ओक। तो 14 का हमारा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, संग्रहित भोजन के रूप में मैनीटोल पाया जाता है। तो इसका होगा फ्यूकस में। फ्यूकस भूरे शैवाल का प्रमुख उदाहरण होता है। इसमें भोजन मुख्यतः मैनीटोल और लेमिनेरिन के रूप में संचित रहता है, जो ऊर्जा के स्रोत का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्रमशः बीजपत्र तथा बाह्यचोल टेस्टा खाद्य भाग होते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका मूंगफली तथा अनार में। मूंगफली में बीजपत्र पोषक और खाद्य भाग होता है, जबकि अनार में बीज का बाह्यचोल रसयुक्त होकर खाने योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सही ऑप्शन होगा विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता में सूक्ष्म और विशाल बीजाणु अलग अलग बनते हैं। यही विशेषता आगे चलकर बीज निर्माण तथा सीड हैबिट के विकास का आधार बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज टी.ओ. डायनर द्वारा की गई। तो स्वतंत्र संक्रामक यानी आरएनए की वो टी.ओ. डायनर द्वारा की गई थी। वायरोइड केवल आरएनए से बने अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र संक्रामक कण होते हैं, जिनमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जौ के तने में संवहन पूल होते हैं। ऑप्शन इसका होगा बंद तथा बिखरे। जौ एक बीजपत्री पौधा है। इसके तने में संवहन पूल बिखरे हुए तथा बंद प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें कैम्बियम अनुपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से किसमें हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, अस्टिलैगो कवक में मुख्य जीवन अवस्था अगुणित होती है। युग्मनज अल्पकालिक होता है, इसलिए इसका जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है। तो पाइनस होता है। पाइनस में नर तथा मादा शंकु एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे उभयलिंगाश्रयी अथवा मोनोसियस पौधे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य पटलिका मुख्य रूप से निर्मित होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो कैल्शियम पैक्टेट द्वारा होती है। मध्य पटलिका दो समीपस्थ कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। यह मुख्यतः क्या होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, जो कोशिकाओं में दृढ़ता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो 23 का डी ऑप्शन सही है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। इसका उपयोग जैव कीटनाशी के रूप में नहीं किया जाता, जबकि अन्य विकल्प जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है। हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, साइकोनस। हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होने वाले फल को साइकोनस कहा जाता है। अंजीर इसका प्रमुख उदाहरण होता है, जिसमें पुष्पक्रम बंद संरचना में रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न है हमारा, पुष्पसूत्र। अब ये चिन्ह जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं हम, त्रिज्य सममित एक्टिनोमॉर्फिक। और फिर उसके बाद में फिर दिया गया है कि फिर 5 दिया गया। तो K5 का मतलब हो गया बाह्य दल पुंज कैलिक्स, के बाह्य दल होता
को दर्शाता है, और जो संख्या 5 दी है उसमें, तो ये इसमें मतलब है 5 बाह्य दल हैं। फिर उसके बाद में C5 लिखा हुआ है, तो ये होता है कोरोला, ये दलपुंज को दर्शाता है। इसका मतलब ये क्या है इसमें कि इसमें 5 दल हैं यानी पंखुड़ियाँ हैं। A5G, तो A5 इसमें पुमंग को दर्शाता है, तो पुंकेसर को दर्शाता है इसमें। तो इसका अर्थ ये हो गया कि फूल में 5 पुंकेसर हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और G2 का मतलब होता है, G का मतलब होता है जायांग, ठीक है, अंडप को दर्शाता है, कार्पल्स को दर्शाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें 2 अंडप हैं या 2 अंडपी है ये। तो ये किससे संबंधित है, तो ये पूछा है ये किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा 25वें का डी, तंबाकू से। दिया गया पुष्पसूत्र 16 नेसी कुल की विशेषताओं को दर्शाता है। तंबाकू इसी कुल का पौधा है जिसमें उभयलिंगी एवं संयुक्त दलपुंज वाले पुष्प पाए जाते हैं। तो 25 का ऑप्शन होगा वो डी। अगला है हमारा आंसर, प्रश्न है हमारा, चक्री प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। NADPH, ATP तथा NADPH, ATP, NADPH तथा O2। तो 26 का होगा डी, ATP, केवल ATP होता है। यानी चक्र प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होता है, इसमें केवल ATP बनता है, जबकि NADPH निर्माण और ऑक्सीजन उत्सर्जन नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा 27वां, कोहनी की संधि है। तो कोहनी की संधि होती है कब्जा संधि। तो कोहनी में कब्जा अथवा हिंज, जिसे हम कहते हैं हिंज संधि पाई जाती है, या केवल एक दिशा में गति करने देती है, जैसे हाथ को मोड़ना और सीधा करना। अगला हमारा प्रश्न है 28वां, भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में रहता है। तो वसा तथा सेलुलोज रहता है। मनुष्य के आमाशय में वसा का पाचन अत्यंत कम होता है तथा सेलुलोज का पाचन बिल्कुल होता ही नहीं है, इसीलिए दोनों अपचित अवस्था में पहुँचते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ होता है। तो कॉकरोच में होता है। तो कॉकरोच यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है, जो कम जल की उपलब्धता में भी उस उत्सर्जन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से किस जीव समूह के जंतु द्विपार्श्वीय सममित तथा त्रिकोरकी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज के जीव त्रिकोरकी तथा द्विपार्श्वीय सममित होते हैं। इनमें छद्म देहगोदा पाई जाती है जो अंगों को स्थान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडे में पीतक की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन प्रभावित करता है। तो विदलन के प्रकार को प्रभावित करता है ये। विदलन के प्रकार को, अंडे में पीतक की मात्रा तथा उसका वितरण विदलन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इससे भ्रूण के प्रारंभ विकास की दशा प्रभावित होती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक जीवित केंचुए को उसकी आंत को हानि पहुंचाए बिना केवल बाहरी सतह पर सुई चुभाई जाती है, तो उसकी शरीर से बाहर निकलने वाला द्रव होता है। तो देहगुहीय द्रव होता है इसको। तो केंचुए की बाहरी सतह पर सुई चुभाने से देहगुहीय द्रव बाहर निकलता है। इसकी देहगुहा द्रव से भरी होती है जो आंतरिक सहारा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पेपर्ड मॉथ अथवा बिस्टन बेटुलेरिया की काले रंग की प्रजाति इसकी हल्के रंग वाली प्रजातियों पर अधिक प्रभावी हो गई। यह एक उदाहरण है। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का, जिसमें गहरे रंग वाली प्रजातियों का चयन हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। औद्योगिक क्षेत्रों में पेड़ों की छाल काली हो गई थी, इससे गहरे रंग के पतंगे अधिक सुरक्षित रहे, जो प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है 34वां, मनुष्य के मस्तिष्क का
कौन सा भाग शारीरिक तापमान के नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। यह भूख, प्यास, नींद, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो मेलियस इंकस कोकुलिया सुमेलित नहीं है। एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन नहीं है। इलियम इसलियम नहीं है। साइटोसिन, यूरेलियम, थायमिन, पिरामिडिन, ये सही है 35 का डी। साइटोसिन, यूरेसिल तथा थायमिन तीनों पिरामिडिन नाइट्रोजन क्षार हैं, इसलिए यह युग्म पूर्णतः सही और सुमेलित माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है? तो डोपामीन, एसिटिलकोलिन, ग्लूटामिक अम्ल, गामा अमीनो बाइटेरिक अम्ल। तो 36 का सी सही है, एसिटिलकोलिन। 36 का सी। अल्जाइमर रोग में एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है। इससे स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति, सीखने की क्षमता और मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, कोशिका संबंधन जैसे टाइट एडहरिंग तथा गैप जंक्शन पाए जाते हैं? पेशी ऊतक में, संयोजी ऊतक में, उपकला ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में। तो यहाँ पर संबंधन नहीं होगा, यहाँ पर 37 में जंक्शन होगा, कोशिका जंक्शन। प्रश्न को करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जंक्शन होगा, संबंधन की जगह पर जंक्शन। पूरा प्रश्न होगा, कोशिका जंक्शन जैसे टाइट एडहरिंग तथा गैप जंक्शन पाए जाते हैं। तो 37 का सी सही है, उपकला ऊतक में। टाइट एडहरिंग तथा गैप जंक्शन उपकला ऊतक में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं को जोड़कर पदार्थों के आदान प्रदान तथा संचार में सहायता करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ABO रुधिर वर्ग सर्वाधिक प्रचलित रुधिर वर्ग है। इसका नाम ABO है क्योंकि इसमें O द्वारा प्रदर्शित होता है। तो 38 यानी O द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? इसमें O रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A तथा B दोनों प्रतिजन अनुपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे O समूह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा RBCs पर A तथा B की प्रतिजन की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिहिस्टामिन तथा स्टेरॉयड का प्रयोग तुरंत आराम देता है? तो एलर्जी में देता है। एलर्जी में हिस्टामिन के प्रभाव से सूजन और खुजली होती है। एंटीहिस्टामिन तथा स्टेरॉयड दवाएं इन लक्षणों से तुरंत राहत प्रदान करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो देखो सही क्रम क्या होता है इसका, कि स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर स्पर्मेटोटिड होता है, फिर शुक्राणु होता है, फिर ऐसे याद कर लो, निया साइट टिड, फिर शुक्राणु। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 40 का बी। यानी शुक्रजनन प्रक्रिया में पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उनमें फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और अंततः परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का तो ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना है इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित तथा कम करना था। 42 का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अल्कोहल और नाइट्रोजिनेज इसका नहीं है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करता है, इसका उपयोग अल्कोहल उद्योग में नहीं होता, इसलिए यह युग्म असुमेलित है। 43 आर्तब चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंडोत्सर्जन LH तथा FSH का, प्लोरीफरेशन अवस्था, मायोम्यूटियम का तीव्र पुनरुत्थान तथा ग्राफियन पुटिकाओं का परिपक्वन, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास, स्रावी अवस्था तथा पूर्ण सी सही है इसका, ये सुमेलित नहीं है। आर्तब चक्र के दौरान
होने वाली घटनाओं निम्न में से कौन सा मिला नहीं है? तो सी इसका ऑप्शन है। कार्पस ल्यूटियम का विकास श्राव्य अवस्था तथा प्रोस्टेजन के श्रवण में नहीं है। तो क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ता है, इससे गर्भाशय की भीतरी परत जो है गर्भधारण के लिए उपयुक्त बनती है। अगला हमारा प्रश्न है, टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, इसी कारण इनके नाम में टी अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो इसका थाइमस देख लो, डी ऑप्शन सही है इसका। 45 निम्न में से किसके प्रयोगों द्वारा जीन कूट की तृक प्रकृति की खोज हुई? तो नीरेनबर्ग तथा मथाई। नीरेनबर्ग और मथाई के प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक कूट तीन न्यूक्लियोटाइड वाले त्रिक समूहों के रूप में पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन कूट के विषय में सत्य नहीं है? तो एमआरएनए में एक कोडॉन को असतत रूप में पढ़ा जाता है। 46 का ए सही है। 46 का ए सही है। यही गलत, मतलब सत्य नहीं है। तो यही मतलब एमआरएनए में एक कोडॉन को असतत रूप में पढ़ा जाता है, ये सही नहीं, क्योंकि ये सतत रूप में पढ़े जाते हैं, लगातार पढ़े जाते हैं, इनके बीच कोई विराम नहीं होता, इसीलिए दिया गया कथन असत्य है। पेरीपेट्स नाम निम्नलिखित में से किसके मध्य एक संयोजी कड़ी है? 47 का टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, और यही सही है सी। तो इसमें क्या है कि पेरीपेट्स में एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे इन दोनों समूहों के बीच संयोजी कड़ी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? तो पूर्व निर्प्रतिरक्षी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित जंतु युग्मों में से कौन जबड़े रहित मीन के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो देखो, लैम्प्रे तथा हैगफिश, ठीक है, लैम्प्रे तथा हैगफिश दोनों जबड़े रहित मछलियां हैं। इन्हें क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में रखा जाता है, जो आदिम कशेरुकियों का समूह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लैम्प्रे तथा हैगफिश। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारतंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? तो मछलियाँ विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करती हैं, इसलिए वे तालाब पारतंत्र में अलग अलग पोषण स्तरों पर उपभोक्ता के रूप में कार्य करती हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका मछली। देखिए, 1 से 50 तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनके उत्तरों की व्याख्या हम नीचे दे रखी है। ये टेलीग्राम चैनल में PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। 2022 का ये पेपर था, 2023 का हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।